हमने वीडियो में देख लिया कि किस तरीके से जब अवध को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया तो कितना ग्रीवेंस था लोगों के मन में। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जब नवाब को अवध से बाहर निकाला गया तो सभी पूरी जनता जो थी वो काफ़ी दुखी थी। इसमें जो लाइन दी हुई है कि चेन ऑफ ग्रीवेंसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पेजेंट एंड सेपॉय। मतलब प्रिंस से लेकर, नोबल से लेकर, तालुकदार से लेकर, पेजेंट से लेकर, सेपॉय से लेकर सभी लोग जो थे उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि सभी लोग दुखी हो रहे थे नवाब के जाने से। और वो लोग इसके बाद ऐसा देखने लगे थे कि फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि वो लोग फिरंगी राज को, ब्रिटिशर्स के राज को, ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन को एंड ऑफ द वर्ल्ड, किसके वर्ल्ड का एंड? अपने वर्ल्ड का एंड। कि जिस भी चीज़ को वो वैल्यू करते थे, जिस चीज़ को वो पसंद करते थे, जो उनके बहुत दिल के करीब थी, ब्रिटिशर्स जो है वो उसको तोड़ देंगे, उनसे दूर ले जाएंगे एंड ऑल दैट थिंग्स। तो फिरंगी राज को वो लोग एसोसिएट करने लगे थे कि अगर ये मतलब ब्रिटिशर्स का राज आ गया, मतलब अब सब हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। जिन चीज़ों को हम वैल्यू रिस्पेक्ट करते हैं वो अब हमसे ले ली जाएगी। ठीक है, हमारे इशू, हमारे ट्रेडिशंस की जो इतनी रीति रिवाज इतने सालों से चले आ रही है, या हम जिनके लिए इतने टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हमसे ले ली जाएगी। ओके, और इन सब का हमें इतना ग्रीवेंस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है 1857 के रिवोल्ट में, कि लोगों ने कितने उसके मतलब मीरठ से ही हमने देखा ना कि सिपाही म्यूटिनी मीरठ से ही स्टार्ट हुई, तो लोगों के मन में कितना ग्रीवेंस था वो ऑर्डिनरी मैन के पार्टिसिपेशन से साफ समझ में आ जाता है। इतने बड़े स्केल पे रिवोल्ट हुआ था, दो वो रिवेल जो है, उस रिवोल्ट जो है उसको क्रश करा ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इतनी आसानी से क्रश नहीं करा। टाइम लगा, ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 साल लगा ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट क्रश करने में, सब चीज़ों को नॉर्मल करने में। एंड ब्रिटिशर्स काफ़ी शेक हो गए थे इससे, उनके फाउंडेशन पे अटैक था चीज़ें ब्रिटिशर्स के। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ था 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, और रिवोल्ट अवध में जो रिवोल्ट हुआ था ना, वो तो मतलब एक ऐसा वो था कि यार अब ये बाहर वाले को हटाओ, मतलब ये बाहर से आकर लोग और हम पे ये राज कर रहे हैं, हमें इसको हटाना है। एलियन ऑर्डर, मतलब ये जो हमारे नहीं है, ये लोग ये बाहर से आए हैं, हम पे राज कर रहे हैं, हमारी ज़मीन, हमारी कंट्री पर बाहर वाले लोग आके राज कर रहे हैं। ये फिगर देख लीजिए, अ जमींदार फ्रॉम अवध 1880। ठीक है, अब ये जो एनेक्सेशन था, इससे सिर्फ नवाब ही नहीं गए, एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो थी वो भी डिस्प्लेस हो गए, और वो है तालुकदार। ठीक है, तालुकदार क्या थे? अवध में ना बहुत सारे एस्टेट्स थे उनके, तालुकदार के फोर्ट्स थे, महल थे, काफ़ी प्रॉपर्टी थी। और तालुकदार की जो ये थे ना, काफ़ी जनरेशन से ये लैंड और पावर को अपने अंडर कंट्रोल कर रहे हुए थे। मतलब ये तालुकदार जो है हायरार्की से चल रहे थे, जैसे एक तरीके से डायनेस्टीज, मतलब काफ़ी जनरेशन से ये लैंड और ये प्रॉपर्टी तालुकदार के अंडर में थी, और उसी को वो कंटिन्यू कर रहे थे और मेंटेन कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तालुकदार की खुद की छोटी मोटी आर्मीज थी, उनके जो छोटे मोटे महल उन्होंने खड़े करे थे, और उनके पास एक अथॉरिटी थी, एक पावर थी। और कब तक थी? जब तक मतलब उन्होंने ये मान लिया कि यार नवाब उनके सोल रूलर, मतलब सुप्रीम रूलर नवाब है, उनके अंडर वो काम कर रहे हैं। तो अगर एक बार उन्होंने ये मान लिया कि यार नवाब के अंडर वो काम कर रहे हैं, और वो नवाब को तालुक्स देते थे, तालुक्स यानी रेवेन्यू पे करते थे नवाब को, तो जब तक ये सिस्टम उनका नवाब और उसके बीच में जमा होना, तो तालुकदार के पास अपनी पावर अलग थी, और नवाब इन सभी का सुप्रीम लीडर था। ऐसा तालुकदार ने एक्सेप्ट कर लिया। तालुकदार उनको तालुक देते थे, रेवेन्यू देते थे। ठीक है, कुछ तालुकदार तो इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा वो थे कि उनके पास 12,000 फुट सोल्जर्स तक थे। और जो छोटे मोटे तालुकदार भी थे ना, उनके पास भी कम से कम 200 तो सोल्जर्स मेंटेन करके ही रखते थे। 200 सोल्जर्स की आर्मी तो उनके पास मेंटेन थी सही। मतलब हम यहाँ देखो कि तालुकदार के पास कितनी पावर है ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ठीक है, अब एक बार जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने नवाब को हटाया, तो फिर जब नवाब को हटा दिया तो तालुकदार क्या चीज़ है? जैसे ही ब्रिटिशर्स ने आके नवाब को हटाया और अवध को कब्जे में लिया, तालुकदार से उनकी सारी पावर छीन ली गई। उनके जितने भी आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने ट्रूप्स जो थी बनाई हुई थी, वो उनसे ले ली गई, और उनका जितना भी एरिया था, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो उनसे ले ली, मतलब उनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये सब। अब देखो ये चीज़ें ना उनके तालुकदार में जनरेशन से चली आ रही है।
उनके फादर ये लैंड प्रॉपर्टी उनकी जनरेशन से चली आ रही है, और ब्रिटिशर्स आके सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनसे उनकी आर्मी छीन लेते हैं, उनसे उनकी पूरी पावर छीन लेते हैं। और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने एक नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लगा दी, जिससे तालुकदार की अथॉरिटी और भी गई, पोजीशन और भी गई। तो ब्रिटिश ने क्या करा, एक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम था समरी सेटलमेंट ऑफ 1856, जिसका ये था कि तालुकदार जो है उनके खुद के कोई परमानेंट राइट्स नहीं है लैंड में, स्टेक्स नहीं है लैंड में, और उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर कब्जा किया है, फोर्स के थ्रू, फोर्सफुली उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया है। इस तरीके से ये समर सेटलमेंट 1856 का था कि ये तालुकदार के पास उनकी खुद की परमानेंट कुछ राइट्स नहीं है, उन्होंने तो इस लैंड के ऊपर कब्जा किया है फ्रॉड के थ्रू। और इस समरी सेटलमेंट ने तालुकदार को जहां से वहां से निकालते जा रहे थे, मतलब तालुकदार की पोजीशन हटा दी, अथॉरिटी हटा दी, उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई, फोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके ऊपर और एक रेवेन्यू पॉलिसी लगा दी गई। तो मतलब ऐसा ये फिगर्स देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तालुकदार के पास 67% ऑफ द टोटल विलेजेस इन अवध थे, 67% ऑफ टोटल विलेजेस, एंड समरी सेटलमेंट के होते होते तक उनके पास सब सिर्फ 38% बचे, और ये और ज्यादा कम होते जा रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स उनसे उनकी प्रॉपर्टी लेते जा रहे थे। और सदर्न अवध, मतलब साउथ अवध का जो सदर्न पार्ट था, वहां पे तो कम से कम मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो उनके पास पहले थे वो तालुकदार ने लूज कर लिए। तो इतनी पावरफुल, देखो पावर छीन ली उनसे। ये तालुकदार, ये सिस्टम जो था वो काफी सालों से चलता आ रहा था, नवाब का तालुकदार के साथ, तालुकदार का बाकी रायट्स और कॉमन लोगों के साथ, ये पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और बैठा हुआ था। ब्रिटिशर्स आते और इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर लेते, तालुकदार से उनकी सारी पावर्स ले लेते, उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते, ऊपर से उनके ऊपर ऐसी समरी सेटलमेंट उनके ऊपर इम्पोज कर देते, और ऐसे बोलते हैं कि उनके पास तो जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी लैंड है, वो उन्होंने धोखे से ली है, एंड बाय फोर्स उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया है। तो जब ब्रिटिशर्स इस तरीके की बात करेंगे तो फिर कैसे, मतलब तालुकदार तो फिर उनकी, वो तो तालुकदार के पास से पावर गई तो वो तो पहले ही गुस्से में आई गए, पहले ही नवाब को हटा दिया उन्होंने उनके, और ऊपर से अब तालुकदार पे अटैक करने लगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि एक बार अगर वो तालुकदार को रास्ते में हटा लेंगे तो सब चीजें वो अपने अंडर ले लेंगे, सब चीजों के मालिक वो खुद बन जाएंगे, और जितना मतलब तालुकदार जितना कब्जा करे हुए हैं, जो कर रहे थे वो सब खत्म करके, ऐसा सब ब्रिटिशर्स ऐसे सोच के बैठे हुए थे कि बस वही होगा। लेकिन ये हुआ नहीं। अब देखो, मतलब तालुकदार को, ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देना पड़ा, तो रेवेन्यू तो चलो तालुकदार ने दे दिया कि यार, कुछ तालुकदार ने कि भाई हमें हमारी पावर पोजीशन मेंटेन करना है, नवाब को हटा दिया तो ब्रिटिशर्स आ गए तो इनको अब रेवेन्यू दे देते, ऐसा दिया तो सही, ठीक है, रेवेन्यू तो कंपनी के पास आया, लेकिन अब पेजेंट्स की डिमांड जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और ऑफिशियल्स को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत जल्दी पता चला कि जो अवध के रिसोर्सेज है उन्होंने उसको बहुत बड़ा चढ़ा के मान लिया था। उन्हें जितना लग रहा था कि अवध जितना रिसोर्सफुल है या जितना प्रोडक्टिव है, वो उतना एक्चुअल में नहीं था। उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के इसको मान लिया था, क्योंकि हो सकता है उन्होंने नवाब की शान और शौकत देखी हो, तालुकदार की पावर देखी हो, उनकी पर्सनल आर्मी। तो ये देख के ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि यार ये तो अवध तो बहुत ही प्रॉस्परस रीजन है। उन्होंने अवध को ओवर असेस कर लिया, जरा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अवध को उन्होंने उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो बहुत जगहों पर 30 से 70% तक रेवेन्यू बढ़ा था, बढ़ा मतलब बढ़ के आया था, लेकिन ना तो इससे तालुकदार खुश थे, ना इससे पेजेंट्स खुश थे, क्योंकि अब सब कुछ ब्रिटिशर्स के अंदर आ चुका था। तालुकदार से अपनी पावर चली गई, पेजेंट्स पहले ही दुखी थी कि नवाब चले गए, तालुकदार भी ठीक है, भले ही उनकी वो होती थी, लेकिन तालुकदार के साथ कनेक्शन तो था भाई, था तो तालुकदार इंडियन ना, काफी जनरेशन से गांव में रह रहा है, बसा हुआ है, एक कमांड है, तो लोग मतलब ब्रिटिशर्स को ज्यादा मानेंगे तालुकदार को, तो तालुकदार से पावर ले ली, वो भी ब्रिटिशर्स को बहुत, पेजेंट्स को बहुत दुख दिया, और रेवेन्यू उनसे बढ़ा चढ़ा के ब्रिटिशर्स लेने लगे, उनसे वो करने लगे। अब तालुकदार का सोसाइटी से पावर हटाना, तालुकदार के डिस्प्लेस करना, मतलब पूरे सोशल ऑर्डर का चूर जाना, बिखर जाना, क्योंकि जो भी ये सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा, एक अरेंज्ड सिस्टम था, नवाब सबसे ऊपर, उनके नीचे तालुकदार, उनके नीचे रायट्स और ये और वो, इस तरीके से पूरा सिस्टम अरेंज किया हुआ था। ब्रिटिशर्स ने नवाब को हटाया और तालुकदार को हटा दिया तो पूरा सोशल ऑर्डर तो गिर ही गया।
लॉयल्टी और पैट्रनेज के जो जो बाउंड था तालुकदार के साथ, जो रिश्ता था पेजेंट्स का, वो उस वजह से तो पेजेंट्स को दुख हुआ ही सही, भले ही वो ठीक है जो भी था, बट था तो तालुकदार इंडियन, काफी टाइम से रह रहा था इंडिया में, जनरेशन से लैंड उनके कब्जे में, मतलब उनके लैंड जो थी वो पजेस करके रखते थे तालुकदार। तो एक लॉयल्टी तो पेजेंट की तालुकदार की तरफ रहेगी ही सही ना। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो तालुकदार ऑपरेसर्स थे, लेकिन बहुत सारे जो थे वो मतलब अच्छे, मतलब तालुकदार जो थे वो पेजेंट्स की हेल्प भी करते थे, उनको पैसे उधार पे देते थे और उनकी पेजेंट्स की हेल्प करते थे। तो कई जगहों पर वो जेनरस फादर फिगर्स भी थे तालुकदार, कई जगहों पर ऑपरेसर्स भी थे, कई जगह पर जेनरस फादर फिगर्स भी थे। मतलब इन टोटल ब्रिटिशर्स ने जो तालुकदार को हटाया उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी इमेज पे पड़ा, और पेजेंट्स को कुल मिला के ये चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तालुकदार को भी हटा दिया, नवाब को भी हटा दिया। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स के अंदर पेजेंट को जो था वो डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा था रेवेन्यू। ठीक है, और अब कोई गारंटी नहीं थी। भाई देखो, ब्रिटिशर्स ने आते से ऐसे रेवेन्यू पॉलिसीज लगा दी और फिक्स कर दिया। एक तो रेवेन्यू पॉलिसीज इतनी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने लगा दी, जैसे हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था वो परमानेंट सेटलमेंट वाला, कि कितनी हाई रेवेन्यू डिमांड, प्लस उसको फिक्स करके रख दिया, उसको चेंज भी करने को तैयार नहीं है। तालुकदार तो क्या था कि पेजेंट्स का तालुकदार के साथ एक पर्सनल रिश्ता टाइप था। तो अगर कभी ऐसा हो कि यार एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाया, ड्राउट आ गया, फेमाइन, कुछ भी कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि प्रोड्यूस नहीं निकल पाया, तो तालुकदार माफ भी कर देते थे कि रेवेन्यू या तो लेटर कलेक्ट कर ले या जब अरेंजमेंट हो। अब ब्रिटिशर्स ने तो ये सिस्टम इतना इनफ्लेक्सिबल और रिजिड कर दिया था कि चाहे आपकी फसल उगे ना उगे, आपका प्रोड्यूस आए ना आए, आपको हमें इतने टाइम पे इतना रेवेन्यू देना ही है, फिक्स आपको करके देना ही है। तो यार अब पेजेंट्स के पास तो कोई वो ही नहीं बची। पेजेंट और क्या करते थे कि त्योहार के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे, ऐसे सेलिब्रेशन ओकेजन, शादी है या फिर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, कोई पार्टी है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट सेलिब्रेशंस के टाइम पे तालुकदार से थोड़े से पैसे उधार पे ले लेते। वो भी गया क्योंकि तालुकदार ही नहीं बचा, तो पेजेंट के पास तो फिर कुछ बचा ही नहीं है सब करने का। प्लस रेवेन्यू उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतने टाइम पे इतना रेवेन्यू आपको देना ही है, चाहे आपके पास प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आए ना आए। तो अवध जैसे एरियाज में 1857 में जो ब्रिटिशर्स इतना कोशिश कर रहे थे ना, वो बहुत लंबा था, बहुत मुश्किल से अवध जैसे एरियाज में ये रिवोल्ट कंट्रोल हो पाया, क्योंकि फाइट जो थी वो बहुत, मतलब तालुकदार भी लड़ रहे हैं, पेजेंट्स भी लड़ रहे हैं जो। और अवध में तो उस टाइम पे मेजर पॉपुलेशन तो पेजेंट्री की थी ना, क्योंकि वहाँ पे गैंजेटिक प्लेन्स वगैरह थे, तो इस वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। तो मेजर पॉपुलेशन जो थी, एवरेज पॉपुलेशन, वो तो पेजेंट्री की थी। तो लंबे समय तक इन पेजेंट्स ने और तालुकदार ने फाइट कंटिन्यू रखी। तो यहाँ पे अवध में रिवोल्ट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। ओके, और बहुत सारे इन तालुकदार्स ने जो अवध के नवाब के लिए लॉयल थे वाजिद अली शाह को, उन्होंने बेगम हसरत महल कौन थी? नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ, उनको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ वो लड़ने लगे लखनऊ में ताकि ब्रिटिशर्स को लड़ा सके। और कई लोग तो इतने लॉयल थे नवाब से कि बेगम हसरत महल हार गई, उसके बाद भी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उसके बाद भी वो उनके साथ ही रहे। तो ये पर्सनल कनेक्शन लोगों का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। और ब्रिटिशर्स ने अवध की रिसोर्सेज को तो ओवर असेस कर लिया, लेकिन इस कनेक्शन को ब्रिटिशर्स ने अंडर असेस कर लिया। वो एस्टिमेट ही नहीं कर पाए, वो इस बात को जान ही नहीं पाए कि लोगों की लॉयल्टीज नवाब के साथ लाई करती है और वो कितने पॉपुलर थे। ठीक है, और जो सिपॉइज हैं, जो पेजेंट्स हैं, उनके भी ग्रीवेंसेस सब 1857 के रिवोल्ट में आए। ठीक है, और क्यों, देखिए पेजेंट्स का तो हमने देख लिया कि तालुकदार को हटा दिया, नवाब को हटा दिया। सिपॉइज जो थे वो भी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट होता था अवध से, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी, अच्छी खासी हेल्दी पॉपुलेशन भी थी। तो सिपॉइज जितने ज़्यादा आर्मी में सिपॉइज को वो लोग रिक्रूट करते थे, वो ज़्यादातर लोग भी होते अवध से थे। तो और सिपॉइज भी अवध से होते थे, तो और ज़्यादा यहाँ पे अवध में जो है वो फाइट और बैटल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, और कई सालों तक अवध सिपॉइज के साथ भी ब्रिटिशर्स ऐसा ही करते थे, उनको बहुत, मतलब उनको छुट्टियाँ नहीं देते हैं, कोई हायर पोजीशंस
नहीं देते, हायर पोजीशन सिर्फ खुद ब्रिटिश ऑफिशियल्स रख लेते हैं, बाकी छोटी छोटी नौकरियों पे, छोटे छोटे पोजीशंस पे इंडियन सिपाहीज को वो लोग रिक्रूट करते हैं, उनका वो प्रमोशन नहीं करवा रहे हैं, उनके पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत ही मिनिमम और बहुत ही कम वेज है, लो लेवल है, उनको लीव नहीं मिल रही है, छुट्टियाँ एक एक दो दो दिन की भी छुट्टियाँ नहीं दे रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिन वजह से अवध में डिसकंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा था लोगों के मन में, और इसीलिए अवध जैसे एरियाज में रिवोल्ट जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और ब्रिटिशर्स को सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, और क्या रीजंस थे ये हमने तो देख लिया। अब सिपाहीज के जो थे उनके सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स के साथ रिलेशन जो थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। अपराइजिंग के 1857 के पहले उनके रिलेशनशिप वाइट ऑफिसर्स के साथ काफी खराब हो गए, बिगड़ गए। 1820s में क्या हो, 1820s तक क्या होता था कि वाइट ऑफिसर्स जो थे वो सिपाहीज के साथ अच्छे रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, सिपाहीज के साथ मस्ती मजाक करना, जो वो इंजॉय कर रहे हैं उसका पार्ट बनते थे, उनके साथ बैठ के बातें करते थे इस तरीके से, और उनके साथ खेल में जैसे रेसल करते हैं, फेंस करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं और ये सब करते हैं। और बहुत सारे वाइट ऑफिसर्स जो थे वो लैंग्वेज मतलब हिंदी में वो बात, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके सिपाहीज के कस्टम्स के साथ, फेस्टिवल दिवाली है, राखी है, होली, इन फेस्टिवल्स के साथ वो लोग काफ़ी वो हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते थे वाइट ऑफिसर्स। 1820s की बात हो रही है यहाँ पे, और वो मतलब डिसिप्लिनरी भी होते थे कि वो सिपाहीज को डिसिप्लिन में रखते थे, कंट्रोल, फादर फिगर्स टाइप होते थे। समझ रहे हो आप रिलेशन 1820s में। अब 1840s के बाद क्या हुआ, वाइट ऑफिसर्स जो थे, जो हायर पोजीशन पे थे, उनका और सिपाहीज का ये इतना जो स्वीट सॉल्टी सेवरी टाइप का रिलेशनशिप डिस्कस किया वो चेंज होने लगा। कैसे, ऑफिसर्स को लगने लगी कि यार हम तो सुपीरियर है, हम ज़्यादा मॉडर्न है, हम ज़्यादा एडवांस्ड है, और वो सिपाहीज को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते थे कि वो बिल्कुल मतलब छोटे लोग हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल उनको बेकार तरीके से ट्रीट करने लगे 1840s के बाद से। ठीक है, और अपने हिसाब से उनको जैसा मन चाहे वैसे ट्रीट करते थे, उनको मारते थे, उनको बहुत बुरा भला बोलते थे, और ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी, और इस वजह से वाइट ऑफिसर्स और सिपाहीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। ट्रस्ट जो था, पहले बहुत ट्रस्टेड था वाइट ऑफिसर्स के साथ, बहुत अच्छा ट्रस्टेड रिलेशनशिप था, वो चेंज होता रहा था। अब सिपाहीज को लगने लगा था कि अरे वाइट ऑफिसर्स तो जो होगा हमें हमें नीचा दिखाने के लिए या हमसे हमारा धर्म छीनने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, तो ये सस्पिशन बढ़ने लगा। और ये जो कार्ट्रिजेस वाला एपिसोड आया, ये काउ फैट और पिग फैट वाला, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये एक उसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि भाई वाइट ऑफिसर्स अगर बोले भी सही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कार्ट्रिजेस नहीं है, कोई काउ फैट पिग फैट नहीं है, तो वो लोग अब मानेंगे नहीं, क्योंकि 1840s के बाद से उनका रिलेशनशिप ही ऐसा हो गया था वाइट ऑफिसर्स का। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे नोट करनी है कि जो सिपाहीज थे उनका रूरल एरिया से भी बहुत क्लोज कनेक्शन था, क्योंकि ज़्यादातर जो सिपाहीज थे वो इन रूरल एरियाज, इन विलेजेस से ही तो रिक्रूट करके आते थे। भाई जो एजुकेटेड या लिटरेट है, जो अर्बन एरियाज में रह रहा है, वो इतना सिपाही में होके पार्ट नहीं लेता था, सोल्जर में, आर्मी में इतना रिक्रूटमेंट उसका नहीं होता था। तो मैक्सिमम सिपाही जो थे वो ये रूरल एरियाज से ही थे, बंगाल आर्मी से, रूरल एरियाज, विलेजेस अवध के, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के। और ये बहुत सारे सिपाही जो थे वो ब्राह्मण थे, गांव के ब्राह्मण, अपर कास्ट, उच्च कोटि जिसके हिंदी में बोलते हैं, तो अपर कास्ट ब्राह्मण थे वो। और अवध जो था उसको नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी मतलब इतने सिपाहीज और इतने सिपाहीज और सोल्जर्स अवध से रिक्रूट किए थे बंगाल आर्मी में कि ऐसा बोलते थे कि बंगाल आर्मी तो चल ही ये अवध के सिपाहीज की वजह से रही है। ठीक है, और जब सिपाहीज ने देखा कि कैसे उनकी फैमिलीज में चेंज आ रहा है, कैसे पेजेंट्स को दुखी हो रहे हैं, कैसे ताल्लुकदार उनसे ताल्लुकदार की पोजीशन ले ली गई, तो उन्हें दुख हुआ, क्योंकि यार कनेक्शन तो था ही ना, विलेज लाइफ से थे, रूरल से, विलेजर्स थे, तो जो भी होता है उनके फेलो मैन के साथ उनका उसके ऊपर इफेक्ट तो आता ही है। और ये कार्ट्रिज की बात और आ गई, ये जो नई कार्ट्रिजेस की थी, ये इस बात ने और आग लगा दी, और ज़्यादा अराउजल हो गया, लोगों के मन में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उसके बाद वाइट ऑफिसर्स का ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर था, जो अब्यूज़ था, जो वायलेंस था सिपाहीज की तरफ, वो भी वाइट ऑफिसर्स की तरफ से बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और ये जो लिंक था
सिपॉइज और रूरल वर्ल्ड के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अपराइजिंग में, रिवोल्ट में ये भी रीजन था कि सिपॉइज ने उनका साथ दिया था। उन्होंने अपने वाइट सुपीरियर ऑफिसर्स को छोड़ के और इन कॉमन विलेजर्स का साथ दिया था, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये पूरी रिवोल्ट लड़ी थी। तो हर जगह पेजेंट्स हो, सिपॉइज हो, सोल्जर्स हो, ऑर्डिनरी पीपल हो टाउन के, उन सभी ने मिलकर एक साथ इस रिवोल्ट में पार्ट लिया और 1857 का ये रिवोल्ट इन सभी लोगों की वजह से हुआ।